हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी रेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एज द एज ऑफ डिस्कवरी। गाइस, ये जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन और एज ऑफ डिस्कवरी है, ये स्टार्ट हो गई है 15th सेंचुरी से लेकर, ये जो पीरियड रहा है 15th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक ये पीरियड रहा है, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। गाइस, जो यूरोपियंस थे, they have started exploring the world in search of new trade routes, in search of wealth, and in search of knowledge. There were three purposes behind. One is for trading purpose, second one is for wealth purpose, and third one is for knowledge purpose. जो ओटोमन एम्पायर थी, उन्होंने कब्ज़ा किया है कॉन्स्टेंटिनोपल पे, इस्तांबुल पे, दैट इज़ व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड एज इस्तांबुल, कब इन 1453, एंड दे हैव ब्लॉक्ड यूरोपियन एक्सेस टू अदर एरिया। अगर मैं आपको यहाँ पे मैप पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे जो ऑटोमन एम्पायर थी, जो गाइस ऑटोमन एम्पायर थी, उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया है कॉन्स्टेंटिनोपल पे। यहाँ से उनका एरिया था, उनका जो कब्ज़ा था वो नॉर्थ अफ्रीका पे भी था, और इन्होंने इन तमाम जो सी रूट्स यहाँ से गुज़रते थे उनको ब्लॉक कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेड सी को ब्लॉक कर दिया है, ट्रेडिंग रूट्स को स्पेशली ब्लॉक किया है, पर्शियन गल्फ को ब्लॉक किया है, ब्लैक सी को गल्फ कवर किया है, कैस्पियन सी को कवर किया है। तो दे हैव ब्लॉक्ड ऑल द सी रूट्स। और जो यूरोप्स थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अब यहाँ इस साइड से अपना सफ़र शुरू कर दिया। सो दे हैव एक्सप्लोरिंग फ्रॉम दिस साइड। सो दैट इज़ वाई वी समटाइम्स called this age as age of exploration. तो जो फर्स्ट जर्नी थी गाइस, वो किन्होंने स्टार्ट की हैं? पुर्तगीज़ ने। गाइस, जो प्रिंस हेनरी था वो एक नेविगेटर था। उन्होंने उन्होंने इन सी रूट्स को छोड़कर अब दूसरा रूट इख्तियार कर लिया है, सो दैट टू रीच द वेस्ट अफ्रीका। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो उन्होंने यहाँ से सफ़र स्टार्ट किया है, सो दैट टू रीच द वेस्ट अफ्रीका। यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका है। इन्होंने इन रूट्स को छोड़कर, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड किए गए थे, इनको ऑलरेडी ब्लॉक किया गया था, किसने? ऑटोमन एम्पायर ने। सो दे हैव चेंज्ड देयर रूट्स एंड एक्सप्लोरिंग द मोर। जो पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर्स थे, उन्होंने डिस्कवर किसको किया है? उन्होंने डिस्कवर किया है मैडीरा आइलैंड्स को इन 1419 एंड अजोर्स इन 1427। और जो आने वाला टाइम था, और द कमिंग डिकेड्स, दे पुश फर्दर अलोंग द साउथ अफ्रीकन कोस्ट। वो कहाँ तक पहुँच गए? साउथ ऑफ अफ्रीकन कोस्ट, एंड रीच्ड द coast of present day what we called as Senegal in 1440s and Cape of Good Hope in 1490s। इसके बाद क्या हुआ? जो वास्को दा गामा, उन्होंने इन 1498 इसी रूट को अपनाया टू रीच इंडिया। उन्होंने इसी रूट को फॉलो अप किया है टू रीच द इंडिया। So guys, this is the main exploration done by what we called as the Portuguese. Now जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, वो एक इटालियन वर्कर था। इटालियन वर्कर कहाँ पे काम करता था? स्पेनिश मोनार्की में, एंड ही हैज़ डन हिज फर्स्ट जर्नी इन 1492। और इंस्टेड ऑफ रीचिंग इंडिया, वो कहाँ, उसने किसको फाउंड किया है? आइलैंड ऑफ सैन सल्वाडोर, जिसको हम प्रेजेंट नाम देते हैं बहामास। उसने एक्सप्लोर
किया है आइलैंड ऑफ हिस्पैनोलिया, जिसको हम होम ऑफ मॉडर्न डे हताई कहते हैं, एंड द डोमिनिशियन रिपब्लिक. So guys, this is again the exploration done by Christopher Columbus. Explored Bahamas, Hawaii and the Domitian Republic. So guys, this was the exploration route used by Portuguese. उन्होंने यहाँ से सफ़र स्टार्ट किया है इस डायरेक्शन में, और कहाँ पे पहुँच गए, साउथ ऑफ अफ्रीका, कैप ऑफ गुड होप, फिर इंडिया को डिस्कवर किया है, एंड इन 1498 returned back and reached again to Portugal by this route. So guys, this was the exploration route used by Portuguese. Now we will see the opening the Americas. जो ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था गाइस, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी न्यू ट्रेड रूट्स को अब खोजना शुरू कर दिया है. एंड इन 1497, अगर हम 1497 की बात करेंगे, जो जॉन कैबॉट, वो एक इटालियन एक्सप्लोरर था और कहाँ पे काम करता था, वर्किंग फॉर इंग्लिश. उन्होंने किसको खोजा है, कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड को. फिर उसके बाद बहुत से फ्रेंच और इंग्लिश एक्सप्लोरर्स आए हैं, जिसमें एक का नाम है गोवेनी डी वेरेंजो. उन्होंने डिस्कवर किसको किया है, एंट्रेंस टू द हुडसन रिवर इन 1524. और उसके बाद कौन आए हैं, हेनरी हुडसन, जिसने किसको किया है, एक्सप्लोर आइलैंड ऑफ महानंदन इन 1607. सो दीज आर अगेन द मेन एक्सप्लोरेशंस. अगर मैं यहाँ पे आपको मैप पे दिखाऊंगा तो दिस इज़ द हुडसन रिवर. गाइस, जो इंग्लैंड था, उन्होंने इस्टेब्लिश की है एक परमानेंट कॉलोनी, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में. कहाँ पे, एट जेम्स टाउन विया इन 1607 में उन्होंने अपनी एक परमानेंट कॉलोनी बनाई है नॉर्थ अमेरिका में, एक जगह है जेम्सटाउन में. इसके बाद सैमुअल डी चैपलियन आते हैं. उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फाउंड किया है क्यूबिक सिटी को इन 1608, जिसको हम प्रेजेंट डे में न्यूयॉर्क सिटी कहते हैं. इसके बाद आते हैं पुर्तगीज़ एम्पायर. गाइस, जो हेनरी था, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक नेविगेटर था, और इसने क्या एक्सप्लोर किया है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. एंड इन 1419 जियो गॉनक्लेव ज़ार्को, इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, मैडीरा आइलैंड्स को. और इसके बाद 15th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो 15th सेंचुरी में आता है वास्को दा गामा, जो कहाँ पे पहुँचता है, साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ अफ्रीका, और वहाँ पे एक स्टेडी फाउंड करता है, इस्टेब्लिश करता है, जिसका नाम है कैप टाउन, जो एक पुर्तगीज़ की कॉलोनी बनती है बाद में. गाइस, ये जो एक्सप्लोरेशन हुई नए रूट्स की, इसने क्या किया है, दिस ओपनड द वे टू द इंडियन ओशन. इसने उन तमाम रास्तों को खोल दिया था जो इंडियन ओशन तक पहुंचते थे. एंड इन द नेक्स्ट 2 सेंचुरीज, तो आगे आने वाली 2 सेंचुरीज़ की अगर हम बात करेंगे, जो पुर्तगीज़ थे, उन्होंने क्या किया है, दे क्रिएटेड ए ग्रेट ट्रेडिंग एम्पायर ऑन द कोस्ट्स ऑफ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला एंड इंडिया. वो अपनी एम्पायर बिल्ड करते हैं ऑन द कोस्ट्स ऑफ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला और इंडिया में. और जो ये पुर्तगीज़ एम्पायर थी, ये एट लास्ट डिक्लाइन में आती हैं. फिर आते हैं डच, और इसके बाद डच भी क्या डिक्लाइन में आते हैं. फिर एट लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी हम देखते हैं, और वो बढ़ती हैं एज द मेजर पावर ऑफ द इंडियन ओशन ट्रेड. और यही जो कंपनी है, ये फिर ट्रेड करना शुरू करती है अक्रॉस द इंडियन ओशन. गाइज, इसके बाद आते हैं स्पेनिश एम्पायर. जो पुर्तगाल एम्पायर थी, पुर्तगाल कॉलोनीज़ थी गाइज, जो स्पेनिश लोग थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस को तैयार किया है.
इसको भेजा है अपोजिट रूट से, सो दैट टू रीच द पोर्तुगीज। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग साउथ अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, उसने अपना सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया है, अटलांटिक ओशन में। और उसको ऐसा लगा कि मैं कहाँ पे पहुँचा, एशिया में। Later, some Spanish sailors found that this land was a different continent that Asia. और after that पता चला कि हम किसी दूसरे कंटिनेंट में हैं। ये तो जो कॉन्टिनेंट है, दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम एशिया। और इसका फिर नाम दिया गया है क्या, अमेरिकाज। एंड इन द 16th सेंचुरी, अगर हम 16th सेंचुरी की बात करेंगे, जो स्पेनिश कॉन्किस्टोडोर्स थे, उन्होंने क्या किया है, दे गेन्ड द होल ऑफ व्हाट लेटर बिकेम लेटिन अमेरिका। उन्होंने इस लेटिन अमेरिका को फिर उन्होंने इस अमेरिका को पूरे गेन किया है। और लेटर ही बिकेम एंड लेटर दिस बिकेम लेटिन अमेरिका, बट एक्सेप्ट सम ब्रिटिश एंड फ्रेंच कॉलोनीज इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड। गाइस, जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में थोड़ी सी कुछ कॉलोनीज थी उनके बगैर, और साउथ अमेरिका में जो और भी कुछ कॉलोनीज थी उनके बगैर, और ब्राज़ील के बगैर, और जो कोई भी इसके बरक्स जो कोई भी हिस्सा था वो क्या बन गया है, लैटिन अमेरिका, जिसको किसने डिस्कवर किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। जो स्पेनिश जो लोग थे गाइस, जो स्पेनिश एम्पायर थे, वो खाली क्या करते थे, जंग लड़ते थे, खाली कॉन्क्वेस्ट्स लड़ते थे। और जो पुर्तगीज़ थे उनका खाली मेन मकसद था क्या, ट्रेड। स्पेनिश का खाली मकसद था क्या, जंग लड़ना, यानी एरिया को कब्जे में लेना बाय मीन्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट्स। बट जो पुर्तगीज़ थे उनका जो मेन फोकस था वो ट्रेडिंग, फॉर ट्रेडिंग पर्पस, वो आते थे फॉर ट्रेडिंग पर्पस। बट जब ये दोनों यूनाइट हो गए, स्पेन और पुर्तगाल, under the leadership of King Philip II of Spain, their combination made the world's largest empire on earth. This made the largest empire on the earth. So guys, हम देखते हैं कि जो यहाँ पे, सो गाइज ये दोनों यूनाइट हो गए और उन्होंने एक बड़ी एम्पायर बनाई। बट इन 1522, अगर हम 1522 की बात करेंगे, जो फर्डिनेंड मैगेलियन है वो वापस आया है कहाँ, स्पेन। और यही वो सेलर्स थे जिन्होंने क्या, दे सेल ऑल द वे अराउंड द वर्ल्ड। अगर मैं इसका मैप आपको दिखाऊंगा तो दिस इज़ द सी रूट that was adopted by the Christopher Columbus. You see in the map, यहाँ से उन्होंने शुरू किया है और कहाँ पहुँचा, एंड थ्रू अटलांटिक्स उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, ये वाला हिस्सा। सो अगर मैं आपको फर्डिनेंड का मैप दिखा, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो फर्डिनेंड था इसने यहाँ से सफ़र स्टार्ट किया है। थ्रू दिस they reached this Strait of Magellan, and here they reached here on the southern tip of Africa, that what we call as Cape of Good Hope, and then to India. So this was the route that was used by Magellan, that was used by Ferdinand Magellan. सो गाइज इसके बाद अगर हम देखेंगे ब्रिटेन, फ्रांस और नेदरलैंड्स का, पहले हम देखेंगे स्पेनिश एम्पायर, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। गाइज अगर हम 1569 की बात करेंगे तो जो ग्रैडस मर्केटर था उन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड मैप तैयार किया है, और उसमें किसका यूज़ किया है, कांस्टेंट रम ट्रैजेक्टरीज का। और जो ये
प्रोजेक्शन थी, मर्केटर प्रोजेक्शन थी, इट वाज वाइडली यूज्ड फॉर नक्टियल चार्ट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, क्योंकि उसमें जो रम लाइन का यूज़ हुआ था, या और वी कैन से द लॉक्सोड्रोम का यूज़ हुआ था, एंड आफ्टर दैट ये जो मर्केटर प्रोजेक्शन थी इसको यूज़ किया गया है फॉर नक्टल चार्ट्स। ये लोजोड्रोम क्या होता है गाइस? ये एक लाइन होती है जो क्रॉस करती है और मेरिडियंस को एट ए कांस्टेंट एंगल, जस्ट लाइक दिस, these are the meridians and this is a losodrome। यहाँ पे कांस्टेंट एंगल्स पे इसको क्रॉस करती हैं। इससे हमें क्या मिलता है? शॉर्टेस्ट रूट। इससे हम फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट रूट, and this is the best illustrated using the Mercator projection, which is in fact why it is so good for marine navigation। it is because ये हमें find करता है क्या? shortest route, that is why it is good for marine navigation। next is guys Britain, France and the Netherlands। अगर हम 17th सेंचुरी की बात करेंगे गाइस, जो पॉलिटिकल और रिलीजियस वार्स हुए विथ किसके साथ? ब्रिटेन, फ्रांस और नेदरलैंड्स ने जो आपस में वार्स लड़े थे, पॉलिटिकल वार्स, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीज़न जो उन्होंने वार्स लड़े हैं आपस में, एंड बिकॉज ऑफ द रिलीजियस पर्पस उन्होंने कुछ वार्स लड़े हैं। किसने? ब्रिटेन, फ्रांस और नेदरलैंड ने। इससे क्या हुआ कि इससे वीकन हो गया क्या? आइबेरियन पेनिनसुला। एंड इन द नेक्स्ट 2 सेंचुरीज जो वर्ल्ड था वो क्या बन गया? बैटल फील्ड ऑफ द 3 नेशंस। वो बैटल फील्ड बन गया है बिकॉज ऑफ दीज 3 नेशंस। जो ब्रिटेन और फ्रांस था गाइस, जो ब्रिटेन और फ्रांस था, दे हेल्ड लैंड इन नॉर्थ अमेरिका। इन इंडिया उन्होंने लैंड को हेल्ड किया है नॉर्थ अमेरिका में, इंडिया में एंड अदर डिस्टिंक्ट प्लेसेस। जो डच कॉलोनाइजर थे उनकी कॉलोनीज थी कहाँ पे? अमेरिकाज में थोड़ा थोड़ा, एंड इन्होंने इनको भी क्या किया है? उनको भी अपने कब्जे में लिया है, एंड दे बिकेम द ट्रेडिंग सेंटर्स अराउंड द इंडियन ओशन। और फिर उन्होंने क्या किया है? बाद में उन्होंने इंडोनेशिया को भी कनकर किया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द रिजल्ट वाज ए सीरीज ऑफ वॉर्स, क्योंकि आपस में ये हमेशा लड़ते थे। this was the result of a series of wars they fought in Europe। गाइस इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था वो इमर्जिंग हो गया, वो एज इमर्जिंग विक्ट्रियस हो गया, और जो ये ब्रिटिश था इन्होंने इन तमाम जो लैंड्स थी इन पर कब्ज़ा अपना जमाया, जो किसके हाथ में थी? फ्रेंच, कनाडा। और आफ्टर दैट फ्रेंच भी ब्रिटेन के कब्ज़े में आ गया, कनाडा भी, इंडिया भी। कब? इन द 18th सेंचुरी। पूरी तरीके से ये जो ब्रिटिश के लोग थे उनके कब्ज़े में पूरी तरीके से आ गया था। उन्होंने जो इंडियन ओशन जो था उसको भी सीज़ किया है, वहाँ से किसको हराया? डच नेवी को। एंड बाई 1763, अगर हम 1763 की बात करेंगे, जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो बन गई थी क्या? सेकंड ग्लोबल एम्पायर आफ्टर स्पेन। बट इन 1776 हम देखते हैं, अगर हम इस पीरियड की बात करेंगे, जो ब्रिटिश अमेरिका जो था, यानी जिस पे ब्रिटिश का रोल था, 13 जो कॉलोनीज़ थी ब्रिटिश अमेरिका की, उन्होंने क्या किया है? डिक्लेयर किया है इंडिपेंडेंस। बट उन्होंने अकेले ये इंडिपेंडेंस हासिल नहीं की, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। उन्होंने मदद लिया है फ्रेंच का, डच का और स्पेन का, एंड दे डिफीटेड द ब्रिटेन इन अमेरिकन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट गाइस, एक्सप्लोरेशन ऑफ द साउदर्न पैसिफिक ओशन। अगर हम 1778 की बात करेंगे गाइस, जो कैप्टन जेम्स कुक था ब्रिटिश का, उन्होंने सेल किया है साउथ पैसिफिक ओशन। किस लिए? So he was looking for a mysterious continent in the southern hemisphere।
दैट इज़ वाई उन्होंने सेल किया है साउथ पैसिफिक ओशन में। और उसने क्या किया, जब उसने सेल किया है साउथ पैसिफिक ओशन में, तो उन्होंने टू लार्ज आइलैंड्स फाउंड किए हैं। एंड ही सेल्ड वेस्ट एंड फाउंड, उसने सेल किया है वेस्ट की तरफ, और क्या पाया वहाँ पे, दो पीसेस ऑफ लैंड पाए हैं। द फर्स्ट वाज मॉडर्न न्यूजीलैंड एंड द सेकंड वाज ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो था, इनको खोज किसने किया है, कैप्टन जेम्स कुक ने। और जो ये कैप्टन कुक था, इन्होंने ये क्लेम किया है कि जो न्यूजीलैंड, प्रेजेंट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, दीज आर द लैंड्स फॉर ब्रिटेन। और फिर उसने क्या किया है, उसने फिर एक्सप्लोर किया है पैसिफिक वर्ल्ड नेक्स्ट ईयर में, और इसके बाद मर गया है। कब? विद द हवाइनियंस, जब बैटल हुई थी हवाइनियंस के साथ, उसमें ये मारा गया है। कौन? कैप्टन कुक। Now we will study the impact of the age of exploration. Guys, इससे जो impacts पड़े थे वो कौन कौन थे? फर्स्ट impact was, जो एक्सप्लोरर्स थे उन्होंने जो नई लैंड थी जिसमें उन्होंने सेल किया है, वहाँ से उन्होंने क्या किया है, नॉलेज को गैदर किया है, और इसको कहाँ पहुँचा दिया है, यूरोप में, जो कि उस टाइम का सेंटर था नॉलेज का। जो ये यूरोपियंस थे गाइस, बिकॉज ऑफ ट्रेड इन गुड्स, स्पाइसेस और प्रीशियस मेटल्स, इससे क्या हुआ गाइस, इससे जो मैसिव वेल्थ थी वो एक्वायर हो गई, और इस वेल्थ को भी कहाँ पहुंचा दिया, यूरोप में गाइस। और जो ये वेल्थ थी ये कहाँ से उन्होंने लाई है, कॉलोनीज से। गाइस अगर हम देखते हैं कि जो मैप्स का, जो पुरानी मैप्स थे उनको अब बदला गया, उनको एक्सचेंज किया गया, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे क्या, नॉक्टल मैप्स यूज़ किए गए। सो द मेथड्स ऑफ नेविगेशन इम्प्रूव्ड। अब जो नेविगेशन करने के लिए जो मेथड्स यूज़ किए गए थे वो अब थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगे, बिकॉज द नॉक्टाइल मैप्स वर यूज्ड फर्स्ट टाइम। गाइस इससे क्या हुआ, because of the age of exploration, new food, plants and animals were exchanged। इससे जो न्यू फूड था, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो एक्सचेंज हो गए बिटवीन द कॉलोनीज एंड द यूरोप। नेक्स्ट, जो इंडिजिनस पीपल थे उनको डिसिमेट किया जाता था बाय द हैंड्स ऑफ यूरोपियंस। उनको गाइस डिसिमिनेट किया जाता था बाय द हैंड्स ऑफ यूरोपियंस। और इससे क्या हुआ गाइस, डिजीज़ जो थी, ओवरवर्क जो थे, एंड दे लेड ऑल्सो द मैसेक्रीज, इससे वार्स भी हो गए। गाइस जो वर्क फोर्स था फॉर मैसिव प्लांटेशन, जो वर्क था वो कहाँ से उन्होंने लिया, वर्क फोर्स गाइस, आई मीन द लेबर, कहाँ से लिया है, इन्हीं कॉलोनीज से। उनको एज स्लेव्स बना दिया गया है ऑलमोस्ट 300 ईयर्स। जैसा हम देखते हैं कि अफ्रीकन स्लेव्स, इंडियन स्लेव्स। और जो ये इम्पैक्ट रहा है ये आज भी परसिस्ट हो रहा है, और इसी से हमें कंसेप्ट मिला है क्या गाइस, फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड हम उसको कहते हैं जिन्होंने इस वेल्थ को गैदर किया है, और थर्ड वर्ल्ड हम उसे कहते हैं जो कि स्लेव्स उस टाइम बने थे। और ये जो थे, दैट इज़ वाई दे आर डेवलप्ड, बिकॉज उन्होंने वेल्थ को गैदर किया है, उन्होंने जो वेल्थ थी कॉलोनीज़ की उनको छीन लिया है, वेल्थ को पूरी तरीके से छीन लिया है, और उसको कहाँ से कहाँ जमा कर लिया है, पूरे पूरे यूरोप में। और ये जो यहाँ पे लोग थे कॉलोनीज़ में, ये स्लेव्स बन गए, इनको स्लेव्स बना दिया गया है बाय दिस फर्स्ट वर्ल्ड। दैट इज़ वाई वी आर हियर द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वर्ल्ड रेस्पेक्टिवली। अब हम गाइस देखेंगे कि जो डिफरेंट रूट्स थे जो कि अपनाए थे कि इन्होंने यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने। गाइस these are the routes, different routes that are used by Europeans. Here we see it is Portugal,
it's Europe. Here we see it is Atlantic Ocean. Here it is Cape of Good Hope. It is Cape Horn, guys. Here it is South America. यहाँ से कैप हॉर्न से लेकर फिर यहाँ इसको डिस्कवर किया है, फिर यहाँ चले गए पूरी तरीके से वेस्ट में, वेस्ट पैसिफिक में। और यहाँ से अगर हम देखेंगे उन्होंने यहाँ से सफ़र स्टार्ट किया है, फिर कहाँ पहुँच गए, साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। किसको फाउंड किया है, कैप ऑफ गुड होप को। एंड देन रीच्ड हियर कैलकित थ्रू इंडियन ओशन। एंड हियर अगर हम यहाँ पे देखेंगे किसको डिस्कवर किया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। सो गाइज दीज आर द डिफरेंट रूट्स दैट आर यूज्ड बाय द Europeans. So that is why this age is also called as, because much more now gets explored. So that is why this age is also known as the age of discovery, or what we can say as the age of exploration. So guys, this was all about the age of exploration. See you in the next lecture. Thank you.